हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है वॉइस। देखिए लास्ट वीडियो में पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था वॉइस को और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे वॉइस को हम बनाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे उन्हीं के आगे जो बचे हुए वॉइस हैं उनके बारे में। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो था वो रह गया था, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो उसको आप समझ लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वॉइस का वो क्या रहता है। देखिए मैंने बताया था आपसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। क्या मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में फिर वर्ब आपकी आएगी और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का रहता है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब होती है, तो वर्ब यहाँ पर या तो फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको, या वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, या फिर वर्ब में आईएनजी मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ब में आईएनजी मिलेगा इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से। और लास्ट में यहां पर आपको क्या? क्वेश्चन मार्क मिलेगा। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो उसमें कुछ नहीं करना है। हमने बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है। कहां पर? इस सब्जेक्ट की जगह पर क्या लाना है? ऑब्जेक्ट को लाना है। तो जो ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा तो एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होगी एज इट इज यहीं पर लिखी जाएगी। और इसके बाद में फिर आप हमने बताया था बाय सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा। फिर इसके बाद में कंडीशन आ जाएगी, बी, बीन और बीइंग। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाई जिसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाई चांस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो क्वेश्चन वर्ड कहां पर आएगा? स्टार्टिंग में आएगा। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, बस हु को छोड़ करके। हु का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है और ऑब्जेक्ट आ जाएगा कहां पर? सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। ये इंटरचेंज हो जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। देखिए कुछ एग्जांपल है, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा यहां पर, व्हेन डज ही हेल्प मी। व्हेन डज ही हेल्प मी। देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन डज ही हेल्प मी। यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें क्या क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है स्टार्टिंग में, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। अब देखिए कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट कहां आएगा? सब्जेक्ट की जगह पर। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड की जगह पर क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहेंगे। तो मी कहां आएगा? ही की जगह पर, यहां पर आई हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में क्या होगा? डज है। तो मैंने आपसे कल बताया था कि कहीं पर भी आपको डू डज दिख जाए, क्या दिख जाए? डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो आप क्या करेंगे? इजमार का यूज करेंगे। तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आई जहां भी आपको लिखना है तो वहां पर क्या कैपिटल में लिखना है, और जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। तो व्हेन एम आई। अब देखिए इसके बाद क्या कंडीशन है, तब भी ना आएगा। यहां पर कोई कंडीशन है क्योंकि डू डज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हेल्प। कोई कंडीशन है नहीं तो हेल्प हो जाएगा, और उसके बाद में बाई का यूज होगा, ही चेंज हो जाएगा हिम में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आपका बन गया। एक सेंटेंस और है, व्हेन विल द प्रिंसिपल टोल्ड द मीटिंग। व्हेन डज द प्रिंसिपल होल्ड, सॉरी मैंने टोल्ड बोल दिया, यहां पे होल्ड है, होल्ड द मीटिंग। अब देखिए सेंटेंस काफी इजी है। सेम डज यहां पे लिखा हुआ है ना, तो डज यहां पर भी आया हुआ है, तो बहुत आसान हो जाएगा। इसमें क्या है? मीटिंग को कहां लिखेंगे? प्रिंसिपल की जगह पर, द मीटिंग। यहां पर क्या डज आया हुआ है, तो डू डज यहां पर होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था। कहीं पर भी आपको डू डज दिख जाए आप इज एम आर यूज करिएगा। क्या यूज करिएगा? इज एम आर। और कहीं पर भी डिड दिख जाए तो आप यूज करिएगा वाज वर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है? व्हेन की जगह पर व्हेन ही रहेगा, और डज की जगह पर क्या हो जाएगा? मीटिंग इज। तो व्हेन इज मीटिंग होल्ड की। अब देखिए यहां पर कोई कंडीशन है नहीं, यहां पर ये तीनों की कंडीशन में बताई थी। बी कब आता है? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड के साथ में क्या कंडीशन बी आती है? हैज, हैव, हैड के साथ में कंडीशन बीन आती है, और इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में क्या होता है? बीइंग कंडीशन आती है। तो यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। आपने डज को यहां पर क्या किया? इस कर दिया। अब होल्ड की तरफ आपको क्या? होल्ड ही लिखनी है, बाय द प्रिंसिपल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका बन गया। तो देखिए सेंटेंस जो है काफी इजी है, बहुत टफ नहीं है। और इसके अलावा एक सेंटेंस मैं आपको बोलूंगा, हाँ
अच्छी तरह समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर डस की जगह पर विल होता, तब कंडीशन क्या होती? व्हेन विल द प्रिंसिपल होल्ड द मीटिंग। तो देखिए जैसे विल यहाँ पर था, तो द मीटिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? यहाँ पर विल आ जाता है। क्या आ जाता है? विल आ जाता है। अब यहाँ पर कंडीशन आ जाती कौन सी? बी। तो आप कंडीशन विल के बाद नहीं लिखते, कहाँ लिखते? सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर बी का यूज होता, सेंटेंस बन जाता व्हेन विल द मीटिंग बी होल्ड बाय द प्रिंसिपल। ये सेंटेंस आपका बन जाता। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं कौन से? हु वाले। अब देखिए हु वाले सेंटेंस को कैसे फॉर्मेशन करते हैं? देखिए हु का जो यूज होता है, इसका एक स्पेशल रूल है, ध्यान रखिएगा। जब भी सेंटेंस क्या हु से सेंटेंस स्टार्ट हो, जैसे सेंटेंस है हु हैज ब्रोकन द चेयर। अब देखिए कहा जाए कि सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाइए, तो इसके लिए क्या होगा? जो स्ट्रक्चर होगा ध्यान रखिएगा, हु को चेंज करेंगे कहां में? बाय हुम में। फिर इसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है आप यहां पर लाएंगे ऑब्जेक्टिव केस कहां पर? एज ए सब्जेक्टिव केस, ठीक है। फिर इसके बाद में जो ये कंडीशन है तीनों, वैसे सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, और नॉट नहीं है तो नॉट मत यूज करिएगा। उसके बाद में कंडीशन आ जाएगी बी, बीन और बीइंग की। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय चांस तब भी कोई ऑब्जेक्ट रह जाता है तो आप उसको टू प्लस ऑब्जेक्ट से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? टू प्लस ऑब्जेक्ट से। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया बाय हूम का। अगली सेंटेंस दिया है हु हैज ब्रोकन द चेयर। आप बना सकते हैं इजली सेंटेंस को कैसे? हु को चेंज करेंगे क्या में? बाय हुम में। इसके बाद में क्या आप यूज करेंगे? क्या है? हेल्पिंग वर्ब। देखिए हैज आया हुआ है, द चेयर कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा द चेयर। और आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करना है, तो यहां पर हैज आ जाएगा। तो बाय हुम हैज द चेयर। देखिए यहां पर चेयर्स प्लूरल नंबर होता है तो आप यहां पे हैव का यूज करते हैं। अब हैज है तो मैंने आपसे बताया था कि कहीं पर भी हैज हैड आपको मिलेगा तो कंडीशन बीन की रहेगी, यहां पर बीन यूज होगा, तो आप क्या यूज करेंगे? बीन। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका बन गया। तो बहुत ही इजी सेंटेंस है, बहुत टफ नहीं है। आप लोग एक्सरसाइज करिएगा घर पे और जरूर करिएगा। एक और सेंटेंस है हु स्टोल द पेन। हु स्टोल द पेन। देखिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? बाय हुम। बाय हुम। फिर इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो अब देखिए यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए कभी भी पैसिव वॉइस जब बनाइए तो उसमें वर्ब को आप सबसे पहले देखिए और आइडेंटिफाई करिए कि वर्ब कौन सी है। तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म होने पर आपको कुछ नहीं करना, वाज वर्ब का यूज करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाय हुम वाज। अच्छा वाज का जो यूज होगा आप सब्जेक्ट देख करके करेंगे। सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा द पेन, यहां पर प्लूरल होता तो आप वर्ब का यूज करते। फिर इसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो यहां पर क्या वर्ब दे रखी है? स्टोल। तो थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका बना बाय हुम वाज द पेन स्टोलन। तो मेरे हिसाब से आप ये सेंटेंस बना ले जाएंगे, बहुत टफ सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को सेंटेंस पढ़ने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है कभी भी सेंटेंस में जो सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से हो। किससे हो? वर्ब से। जैसे हमने यहां पर लिखा डू इट, नेक्स्ट लिखा पोस्ट द लेटर, नेक्स्ट में एक सेंटेंस लिखा प्लीज गो आउटसाइड। नेक्स्ट में एक सेंटेंस लिखा डोंट अब्यूज एनीवन। चलिए ठीक है, 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे। अब देखिए इसको सेंटेंस में एक चीज समझ लीजिए। सबसे पहले जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट की जो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है कैसे होती है? वर्ब से होती है। कैसे होती है? वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है और ऑब्जेक्ट होता है। कई बार वर्ब के बाद में क्या होता है? कोई एडजेक्ट एडवर्ब दे रखा होता है, और कई बार क्या होता है कि सिर्फ वर्ब दे रखी होती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं सेंटेंस में। अब देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। कभी आपसे कहा जाए कि आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करिए, सेंटेंस बनाइए, पैसिव वॉइस में चेंज करिए, तो सेंटेंस चेंज करने के लिए आपको क्या होगा? सबसे पहले वर्ब देखेंगे, वर्ब के बाद में आइडेंटिफाई करें सेंटेंस क्या है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, सब्जेक्ट नहीं वर्ब दे रखी है, सेंटेंस हमारा क्या है? इंपरेटिव है। इसके अलावा दूसरी पहचान क्या होती है कि सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस ये शो होते हैं। तो अब देखिए सेंटेंस को ज्यादा लंबा ना करके आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। पहला जो तरीका है
यूज ऑफ लेट। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यूज करना है लेट का। लेट के साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि कोई भी अगर जो प्रोनाउन दे रखा है लास्ट में, इट दे रखा है, हिम दे रखा है, मी दे रखा है, तो एज इट इज लिखे जाएंगे। कोई नाउन दे रखा है तो आप एज इट इज नाउन को लिखेंगे। फिर इसके बाद में आप यूज करेंगे बी का, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। बाई चांस आपने जो बाई यू का यूज कर लिया तो भी ये गलत नहीं माना जाएगा। कई बार यूज कर भी सकते हैं आप और नहीं भी, मत करिए, और कर भी सकते हैं। तो यह आपका स्ट्रक्चर हो गया। बाई चांस सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे डोंट लिखा हुआ है, तो नॉट का यूज कहां होगा? बी से पहले होगा। नेक्स्ट होता है इसका स्ट्रक्चर यूज ऑफ शुड बी। यूज ऑफ शुड बी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या करना है, यहां पर हम लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते थे, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, इट को इधर लाएंगे तो चेंज हो जाएगा, कहां में? इट में ही रहेगा। तो यहां पर सब्जेक्टिव केस। फिर इसके बाद में क्या होगा, आप यूज करेंगे शुड बी का। क्या यूज करेंगे? शुड बी का। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय यू आप यूज करें तो ठीक, नहीं करें तब भी ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप। बाय चांस सेंटेंस नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, शुड और बी के बीच में नॉट का यूज कर देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया दूसरा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है कि थर्ड, जब कभी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो या फिर कोई एडवर्ब जुड़ी हुई हो, तो उस सेंटेंस के लिए आपको लिखना क्या है कि सबसे पहले आप लिखते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू। इसके बाद में यहां पर टू लिखेंगे, टू के बाद में प्लस सेंटेंस जो भी लिखा हुआ है, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या होगा, यू आर मतलब सेंटेंस को आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसमें जो ऑर्डर है तो ऑर्डर टू, और कोई एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड टू, और उसके बाद में सेंटेंस। नेक्स्ट जो कहीं पर भी आपको सेंटेंस में प्लीज लिखा मिल जाए, काइंडली लिखा मिल जाए, सर लिखा मिल जाए, मैम लिखा मिल जाए, तो आप यूज करिएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्लस सेंटेंस, फुल स्टॉप। और हाँ एक चीज और भी है, बाय चांस सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट डोंट आया हुआ है, तो डोंट की जगह पर आप नॉट टू का यूज करेंगे। कहां करेंगे? टू से पहले नॉट का यूज कर देंगे यहां पर। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए सेंटेंस लिखा है डू इट। अब इसका सेंटेंस का आपको बनाना है। देखिए तीन तरीके आपको बताए गए हैं, इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे आपने लिखा है डू इट, तो यहां पर आप लेट का यूज करिए, तो सेंटेंस क्या बनेगा? लेट, उसके बाद में इट, लेट हो जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद में देखिए नेगेटिव तो है नहीं, यहां पर डोंट नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, बी का यूज करने के बाद थर्ड फॉर्म लगा देनी, तो लेट इट बी डन। आप बाय यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए। ये सेंटेंस आपका बन गया, लेट इट बी डन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस शुड बी से बनाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इट, फिर आप लिखेंगे शुड, और उसके बाद में नेगेटिव है नहीं, बी का यूज करेंगे, फिर इसके बाद में क्या, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन, और बाय यू अपनी तरफ से आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो हो गया इट शुड बी डन बाय यू। अच्छा यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि सेंटेंस जो है इंपरेटिव है, डू इट, इसका मींस क्या होगा, मतलब यहां पर हमने क्या कहा, यू आर ऑर्डर टू डू इट, यहां पर सब्जेक्ट यू हाइड है, तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट यू होता है वो हाइड होता है, तो इसलिए यहां पर क्या बाय यू अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं, और आपका जो मन नहीं है तो आप मत यूज करिए। नेक्स्ट इसके बाद लिखा पोस्ट द लेटर, ये भी बहुत इजी सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है, लेट का यूज करना है, तो लेट, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, मैंने कहा कि सेंटेंस में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो आप इन दोनों का यूज करेंगे, शुड बी और लेट का। और सेंटेंस में कोई एडवर्ब दे रखी है या कोई वर्ब, कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्ब दे रखी है, तब आप यू आर ऑर्डर्ड इस थर्ड फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे लिखा है पोस्ट द लेटर, तो हो जाएगा लेट द लेटर बी पोस्टेड, फुल स्टॉप। बाय यू आप लगाइए या मत लगाइए, जैसी मर्जी आपकी। नेक्स्ट इसके बाद में है शुड बी का यूज करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा द लेटर शुड बी पोस्टेड। नेक्स्ट इसके बाद में लिखा है प्लीज गो आउटसाइड, देखिए इसमें बहुत इजी है, प्लीज लिखा हुआ है, मैंने कहा कहीं पर भी आपको मुझे प्लीज लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, प्लीज, या फिर काइंडली लिखा मिल जाए, या फिर सर या मैम लिखा मिल जाए, तो आप क्या यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करेंगे। तो यहां पर कुछ नहीं करना आपको, सीधा लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी एज इट इज सेंटेंस, देखिए प्लीज फिर हट जाएगा, जब आपने यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया तो प्लीज यहां से हट जाएगा, और जो सेंटेंस है एज इट इज आप जोड़ देंगे, यहां पर हो जाएगा गो आउटसाइड, सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट है डोंट अब्यूज एनीवन, देखिए एनीवन यहां पर क्या है, एडवर्ब है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको सीधा चेंज कर देना है यू आर एडवाइज्ड। अब देखिए यहां पर डोंट लिखा हुआ है, तो आप नॉट का यूज पहले करेंगे फिर टू का यूज करेंगे,
ये ध्यान रखिएगा, टू के बाद में नॉट यूज हुआ तो सेंटेंस आपका कट हो जाएगा, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू अब्यूज एनीवन। अब्यूज एनीवन, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपके हो गए इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से? इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसके बाद में कुछ बोर्ड के लिहाज से जो काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं उनको रिवीजन आपको करवा दूं जो पूछे जा सकते हैं। ये तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गए, इनमें से भी आपके पूछे जाएंगे सेंटेंस, और कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो बोर्ड के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। मे भी चांस लग रहा है कि वो पूछे जाएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में 2024 में, खास करके 10th और 12th में। तो एग्जाम्पल एक सेंटेंस दे रखा है यहां पर, इट इज टाइम टू पे द बिल। एक सेंटेंस दे रखा है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। ठीक है, दो ही सेंटेंस बताता हूं मैं, समझ लीजिए ध्यान से। तो देखिए इनका स्ट्रक्चर क्या है, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग इट इज टाइम से हो, कैसे हो? इट इज टाइम से हो, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज लिख देना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इट इज टाइम। फिर इसके बाद में आपको प्रीपोजिशन फॉर का यूज करना है। फिर इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्टिव क्लॉज, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है उसको आप कहां लाएंगे? फॉर के बाद में लाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंफिनिटिव दे रखा है तो यहाँ पर टू लिख दिया जाएगा, फिर इसके बाद में बी, फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। इस फॉर्मूले से सेंटेंस आपका बनेगा। तो क्या हो जाएगा? इट इज टाइम को एज इट इज लिख देंगे, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, इट इज टाइम। फिर इसके बाद आपको क्या यूज करना है? फॉर का यूज करना है, फॉर। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या है? द बिल। फिर इसके बाद आपको यूज करना है टू बी। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? पे, यानी कि इंफिनिटिव जो भी दे रखा है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी, तो पे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पेड। लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका बन गया, इट इज टाइम फॉर द बिल टू बी पेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इट इज टाइम को क्या करना है? एज इट इज लिख देना है। फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन फॉर का यूज करना है। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस क्या है? द शॉप। फिर इसके बाद आपको क्या यूज करना है? टू बी का यूज करना है। फिर इसके बाद में क्लोज की तरफ क्लोज हो जाएंगे। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस बार चांस लग रहा है कि इसमें से सेंटेंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं। और एक सेंटेंस और लिखा हुआ है इसके बाद में, इट इज टाइम फॉर के बाद में कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो बोर्ड के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हैं, खास करके वो इस बार 10th के एग्जाम में और 12th के एग्जाम में चांस है उनके आने के। जैसे इट इज टाइम टू, जैसे इट इज टाइम टू छोटी सेंटेंस है, ही इज टू हेल्प मी। ही इज टू हेल्प मी। देखिए ये सेंटेंस जो है इस टाइप के सेंटेंस जहां पर आपको इंफिनिटिव में लिखा मिल जाए, इस टाइप के सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में चांस है आने के। जैसे कोई एग्जांपल हो सकता है कि आई वाज टू हेल्प हिम। आई वाज टू हेल्प हिम। तो ये सेंटेंस जो है मुझे लग रहा है कि इस बार पूछे जा सकते हैं 2024 में, खास करके 12th में और 10th में। देखिए इस सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। देखिए सेम तरीका रहेगा। जैसे यहाँ पर मी है तो मी कहां हो जाएगा? आई की, ही की जगह पर जाएगा, तो कहां में चेंज हो जाएगा? आई में। अब देखिए ही के साथ में इज आता है, आई के साथ में क्या आएगा? एम आएगा। फिर इसके बाद में आप यूज करेंगे कहां का? टू का, यहाँ पर तो आई एम टू। और उसके बाद में जब भी इंफिनिटिव होगा तो उसके बाद में बी का यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा? बी का। तो आई एम टू बी, और उसके बाद में हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय ही, लास्ट में जाएगा, चेंज हो जाएगा कहां में? हिम में, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये तरीका इसका है बनाने का। देखिए यहां पर इंफिनिटी जो है, इंफिनिटी तो इसमें हमको क्या है? टू के बाद में बी का यूज करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वाज टू हेल्प हिम। अब देखिए ये इजी हो गया आपको बनाने में। यहां पे हिम है तो हिम का में चेंज हो जाएगा ही में, और इसके बाद में वाज लिखा हुआ है तो आप वाज लिख देंगे, और उसके बाद में फिर क्या दे रखा है? टू दे रखा है। क्या दे रखा है? टू। तो टू का मतलब यहां पर क्या है? इंफिनिटिव है, तो आप क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे, और फिर क्या? बी का यूज करेंगे। इसके बाद में हेल्प्ड बाय मी। ये स्ट्रक्चर इसका हो गया। एक सेंटेंस और है, और सेंटेंस कह सकते हैं कि वी हैव टू हेल्प मी। वी हैव टू हेल्प हर। तो वी हैव टू हेल्प हर, देखिए इसमें भी काफी इजी है। हर इधर आ जाएगा, कहां में चेंज हो जाएगा? शी में।
फिर इसके बाद में आप यूज करेंगे हैज का। देखिए वी के साथ में हैव आता है और शी के साथ में क्या आएगा, हैज आएगा। और फिर यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर हैज है तो हमें बीन का यूज करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हैव जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब कभी हैव और हैज और हैड के साथ में कभी भी थर्ड फॉर्म मिले तब वो परफेक्ट होता है। यहाँ पर क्या है, हैव के बाद में सीधा सीधा इंफिनिटिव आया हुआ है और लास्ट में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये इम्परफेक्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा शी हैज टू। इसके बाद में बी का यूज करेंगे, हेल्प्ड बाय अस, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट इसके बाद में कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनमें प्रीपोजिशन एट का या विद का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जैसे विद हो गया, एट हो गया, तो उनका यूज हम क्या करते हैं, इसमें पैसिव वॉइस में। देखिए इस वर्क को मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनको भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बोर्ड में इस बार आप पैसिव वॉइस में जो आ जाए तो वो गलत ना हो आपका। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा इन सब चीजों को। देखिए मैंने जो लास्ट में सेंटेंस अभी पढ़ाया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए कुछ बार बोलते हैं, जैसे हो गया सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड, डिसअपॉइंटेड, तो इनके साथ में क्या होता है, प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। जैसे सरप्राइज्ड भी मैंने लिख रखा है, फिर इसके बाद मैंने बोला आपसे एस्टोनाइज्ड, इसके बाद में डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड के बाद में आता है डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड। डिस्प्लीज्ड। देखिए इनके सबके साथ में क्या प्रीपोजिशन एट का यूज होगा। बाय की जगह पर आप ये कहीं पर भी आपको ये वर्ब मिल जाती है तो इनके बाद आप क्या करेंगे, इनके बाद जस्ट बाय की जगह पर आप एट का यूज करेंगे। नंबर 2 पर आता है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के बाद में कुछ वर्ब होती है डिस्प्लीज। देखिए इसमें आया हुआ है, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लीज्ड। इसके बाद में आ जाएगा थ्रॉन्ग्ड, लाइन। तो ये वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ में क्या हम यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। इसके अलावा एक वर्ब और भी होती है चार्म। फिर इसके बाद में आता है, देखिए 2 वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में टू का यूज होता है। एक तो हो गया ऑब्लाइज्ड और दूसरा हो गया नून। इनके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। किसका यूज होगा, टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट इसके बाद में 4 नंबर पे आता है आपका 2 वर्ब होती है। कितनी होती है, 2 वर्ब। एक होती है कंटेंट और दूसरी होती है इंटरेस्टेड। तो इनके साथ में क्या यूज होगा, इनका यूज होगा। ठीक है, क्या यूज होगा, इनका। देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, हिज सक्सेस एस्ट्रोनाइज्ड मी। भाई कोई बोर्ड एग्जाम चल रहा था, आपको उम्मीद नहीं थी किसी लड़के को इतने नंबर ले आएगा और उसने बाय चांस नंबर ले आया और सेंटेंस लिख दिया, हिज सक्सेस एस्ट्रोनाइज्ड मी। अब देखिए कुछ नहीं, जैसे आपने स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ब को देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, वाज वर्ब का यूज करना है, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट आपको वाज वर्ब का यूज करना है। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। यहाँ पर हिज सक्सेस है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, आई के साथ यूज होगा आई वाज। फिर इसके बाद में एस्ट्रोनाइज्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, एस्ट्रोनाइज्ड हो जाएगी। और देखिए एस्ट्रोनाइज्ड से हमने बोला क्या लगेगा, ऐड का यूज बोला, क्या बोला, ऐड का। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, यहां पर हो जाएगा हिज सक्सेस। फिर सब सेंटेंस आपका बन गया। क्या बना, आई वाज एस्ट्रोनाइज्ड एट हिज सक्सेस। एक और सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, आप लोग बनाएंगे, माई बिहेवियर प्लीज्ड अस। देखिए प्लीज यहां पर आया हुआ है, तो प्लीज के साथ में क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन विद का यूज होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या करेंगे, अस को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। अस को क्या लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां पर वी हो जाएगा। और वी के साथ में क्या यूज, देखिए यहां पर वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने सबसे पहले कहा कि आप वर्ब देखेंगे तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप यूज करेंगे क्या है, वर्ब का। तो यहां पर हो जाएगा वी वर। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर वाज वर्ब का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। वी वर प्लीज्ड। देखिए आपने कोई कंडीशन नहीं है। अब देखिए प्लीज के साथ क्या यूज होता है, विद का यूज होता है, तो यहां पर हो जाएगा विद। माय बिहेवियर
सेंटेंस आपका बन गया। तो देखिए ये जितनी भी वर्ब मैंने लिखी है इनको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि परसों आपका एग्जाम है 2 तारीख को बोर्ड का 12th वालों का। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इसको तैयार कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और लुसेंट सॉरी जो बुक है एक्सीलेंट की, उस बुक से मैंने कुछ सेंटेंस बोले हैं इसमें, और आप चाहे तो उस बुक में एक्सरसाइज दे रखी है तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो खास करके जो मैंने इट इज टाइम वाले सेंटेंस बोले हैं और जो इंफिनिटी वाले सेंटेंस बोले हैं, आप उनको बहुत ज्यादा अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि उनके चांस बहुत ज्यादा है आने के लिए बोर्ड में। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।